और अब इसके सामने केव की सबसे नैरो सेक्शन आती है जिसमें इन्हें साफ 90 डिग्री मुड़ना था। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। पहले पैट्रिक इस जगह को क्रॉस करता है और क्रॉस करके वो जैसे ही आगे जा रहा था वो देखता है कि इसके पीछे यारी एच इसके साथ नहीं है। उसके हेडलैम्प से लाइट आना भी बंद हो गई थी। पैट्रिक के लिए एक कंसर्निंग था, तो वो वापस 90 डिग्री सेक्शन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है। वो देखते हैं कि यारी की हेडलैम्प दूर में दिख रही है, लेकिन वो हेडलैम्प स्ट्रेंजली ऊपर नीचे हो रही थी। पैट्रिक को यारी एच का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और वो उसके पास जाता है। देन यारी पैट्रिक को कहता है कि तुम मेरे सामने से हट जाओ, मेरा रास्ता क्लियर करो, मैं आ रहा हूँ। फिर पैट्रिक देखता है कि एक्चुअली में यारी की स्कूटर की रस्सी एक पत्थर से अटक गई है और यारी पैनिक कर रहा है। हालांकि यारी किसी तरह से जबरदस्ती रस्सी को पत्थर से छुड़ा लेता है। हालांकि वो बार बार पैट्रिक से बैकअप ऑक्सीजन टैंक मांग रहा था, और जबकि पैट्रिक इसे अपना रीब्रीदर भी देता है 2-3 बार। और जब आखिर में यारी अपने रीब्रीदर पर वापस स्विच हो रहा था तब उसका रीब्रीदर हाथ से छूटकर पानी में गिर जाता है। जल्दी से पैट्रिक अपने रीब्रीदर को उसे देता है और पर्च बटन को प्रेस करता है, लेकिन यारी इस समय तक पैनिक स्टेट में था। वो गलती से केव के बहुत सारे ठंडे पानी को पी लेता है। ये होते ही यारी का चेहरा एक भयानक नजारे में बदलने लगता है। पैट्रिक इस सिचुएशन को भांप चुका था, वो समझ चुका था वो अब नहीं बच सकता। एंड ये सब हो रही थी जमीन के 120 मीटर की गहराई में, वो भी एक्सट्रीमली ठंडे पानी के अंदर। पैट्रिक इस गहराई में काफी देर तक रुक चुका था और अब इसका भी यहाँ मरना तय था। वो अब एक इमोशनली चैलेंजिंग डिसीजन लेता है। वो यारी एच को यहीं छोड़कर तेजी से बाहर निकलेगा, लेकिन वो यहाँ से तेजी से बाहर नहीं जा सकता था डिकम्प्रेशन स्टॉप के कारण। पैट्रिक जल्दी से डाइव कंप्यूटर में देखता है तो इसे समझ आता है कि इसको यहाँ से बाहर निकलने के लिए अब 400 मिनट लगने वाले हैं, जबकि इनके इंसिडेंट से पहले डाइव कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इन्हें सिर्फ 120 मिनट लगने वाले थे। यानी पैट्रिक को अब पहले से कहीं ज्यादा स्लो डाइव करके जाना होगा, और ऐसा उन्हें करना पड़ेगा डिकम्प्रेशन सिकनेस को रोकने के लिए। बेसिकली डाइवर को ज्यादा देर तक गहराई में रहने से उसके बॉडी पर प्रेशर बढ़ता है, जिससे उसकी बॉडी की टिश्यू ज्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करती है। जितनी देर वो गहराई में रहेंगे उतना ही ज्यादा नाइट्रोजन उनके टिश्यू में एब्जॉर्ब होगा, और पैट्रिक को धीरे धीरे सफर करना होगा ताकि नाइट्रोजन उनके बॉडी से सेफली निकल सके। अगर वो 100 मीटर की गहराई में 1 मिनट रुकते हैं तो उन्हें 10 मिनट ज्यादा स्लो डाइव करके जानी होगी, और अगर पैट्रिक गलती से भी तेजी से डाइव करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें डिकम्प्रेशन सिकनेस हो जाएगी। टिश्यू में एब्जॉर्ब हुआ नाइट्रोजन रैपिडली गैस के फॉर्म में बबल बनने लगेगा। बबल बॉडी में ब्लॉकेज क्रिएट करेगी, जिससे सीरियस पेन, फिर पैरालिसिस और फिर डेथ। पैट्रिक डाइव करते हुए धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और इमोशनली इसका दिमाग फट रहा था कि वो कैसे अपने दोस्त को अकेला छोड़कर जा सकता है। फिनलैंड में जारी एच की फैमिली इसका इंतजार कर रही होगी, वो इससे क्या कहेगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी, जारी एच टनल के नैरो सेक्शन में अटका हुआ था। अगर पीछे से काई, वेसा और जारी यू वहां आए और उन्हें रास्ते ब्लॉक मिलेगी तो फिर वो तीनों भी मरेंगे। करीब 2 बजे काई, वेसा और जारी यू प्लूरा वैली केव एंट्रेंस से घुसते हैं। काई कांकनेन दोनों डाइवर के पीछे चल रहे थे ताकि रास्ते में अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आए तो वो पीछे से असिस्ट कर सके। तीनों धीरे धीरे आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रहे थे और जस्ट 20 मिनट के अंदर वो 500 मीटर का लीनियर चेंबर का सफर तय कर चुके थे, और इसके बाद इन्हें नीचे गहराई की तरफ जानी थी। स्ट्रेटेजिकली यहाँ पैट्रिक और जारी एच ने पहले ही कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर रख दिया था इन केस ऑफ इमरजेंसी। हालांकि वैसा को लग रहा था कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर को अंदर ले जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका मानना था कि वो अभी सफर को सिर्फ 4 घंटे में ही पूरा कर लेंगे। हालांकि वो फिर भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर को साथ में ले लेते हैं। यस, अनजाने में उन्होंने एक सही डिसीजन लिया था जो सच में बेनिफिशियल होने वाला था। अब तक तीनों केव के डीपेस्ट एरिया में पहुंच चुके थे, 120 मीटर की गहराई में। यहाँ वेसा को ऊपर के रास्ते में जाना था, बट ये सेक्शन पार्टिकुलरली नैरो थी। वो अपने सिलेंडर की वजह से आगे नहीं जा पा रहा था, और उससे भी बुरा वेसा की एक विंग रस्सी में बुरी तरह से उलझ गई थी। वेसा और उसकी टीम को यहाँ डीले हो रही थी और वो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। यहाँ वो ऑलरेडी 5 मिनट डीले कर चुके थे, यानी उन्हें रफली 1 घंटा स्लो डाइव करके जानी होगी। किसी तरह से वैसा इस सिचुएशन को रिजॉल्व कर लेते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं। और जैसे ही वो आगे की तरफ मूव कर रहे थे तो उन्हें एक अजीब सा बीप साउंड जारी के डाइव कंप्यूटर से सुनाई देता है। पूरा चेंबर वो बीप साउंड से गूंज रहा था। वैसा जारी एच की डेड बॉडी को देखकर शॉक में रह जाते हैं। जारी एच की लाइफलेस बॉडी केव के 90 डिग्री बेंड में अटका हुआ था, जो सभी के रास्ते को भी ब्लॉक कर रहा था, जिससे इन्हें और भी डीले हो रही थी। पीछे काई कांकनेन नाइट्रोजन नार्कोसिस से स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें बेसिकली चक्कर आ रहा था इतनी गहराई में रहने से, और इसी कंफ्यूजन के बीच में वो ऑब्जर्व करते हैं जारी यू को, जिनकी हालत कहीं ज्यादा खराब थी। वो पैनिक कर रहे थे। वो बार बार अपने क्लोज सर्किट गियर और ओपन सर्किट गियर के बीच में इनकंसिस्टेंटली स्विच कर रहे थे। स्विचिंग करते हुए धीरे धीरे उनके शरीर में अब ताकत नहीं बची थी। जारी यू की इक्विपमेंट इतनी गहराई में मैल फंक्शन कर गई थी और वो तड़पते तड़पते इस केव की गहराई का शिकार बन जाते हैं। अब तक काई कांकनेन समझ चुके थे कि सिचुएशन अब कहीं ज्यादा बिगड़ चुकी है
और अब इन्हें क्रिटिकल डिसीजन लेना होगा। आगे का रास्ता ब्लॉक था और वापस लौटने के अलावा इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वो वेसा की तरफ चिल्लाकर उन्हें वापस आने को कहते हैं। वेसा यहाँ 90 डिग्री विंड सेक्शन में पैनिक अटैक को झेलते हुए वो एक बार में नॉर्मल से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर रहा था। उस सेक्शन को क्रॉस करने के लिए वो अपने सभी गियर, टूल और ऑक्सीजन सिलेंडर को हटाकर क्रॉस करते हैं और फिर वापस गियर को पहनकर ऊपर की तरफ आगे जाते हैं। इनके पास काई कांकन इनके बात सुनने का और वापस लौटने का जरा भी वक्त नहीं था और अब तक इनके पास ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं बची थी। काई को अब किसी तरह से अपनी जान बचानी थी। वो जारी यू को छोड़कर वापस लौटने के रास्ते पर मुड़ चुका था, लेकिन काई श्योर नहीं था कि इसके पास कितना ऑक्सीजन बचा है। क्या इसके पास 400 मिनट की जर्नी के लिए इनफ ऑक्सीजन है? तो वो डिसाइड करता है कि वो डिकम्प्रेशन सिकनेस का रिस्क लेते हुए वो थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा। उसका यहाँ डूबकर मरने से तो बेहतर ही है। इधर पैट्रिक भी वही सिमिलर डायलेमा फेस कर रहे थे। पैट्रिक के इक्विपमेंट की बैटरी भी लो होते जा रही थी और उन्हें अब चूज करना था कि वो गर्म रहने के लिए थर्मल वेस्ट का यूज करेंगे या फिर वो अंडर वाटर स्कूटर का यूज करेंगे आगे मूव करने के लिए। वो डिसाइड करते हैं कि वो थर्मल वेस्ट का यूज ना करके स्कूटर का यूज करेंगे, जिससे इनकी एनर्जी बची रहे। वो अपने पैर से खुद को आगे की तरफ किक भी कर रहे थे, जिससे वो गर्म रहे। पैट्रिक के पीछे वेसा डाइव करते हुए गिल्ट में आगे बढ़ रहे थे कि वो कैसे अपने दोस्तों को मरने के लिए अकेला छोड़कर आगे जा सकते हैं। इमोशनल बर्डन और बाहर निकलने की चाहत ने काई को फाइनली लॉन्ग एयरफील्ड चेंबर तक पहुंचा दिया था, लेकिन उन्हें अभी भी 500 मीटर का सफर तय करना था। एयरफील्ड चेंबर तक पहुंचकर वो सोच रहे थे यहाँ रेस्क्यू टीम आएगी इसे बचाने के लिए, लेकिन रेस्क्यू मिशन की यहाँ कोई भी गारंटी नहीं थी। उसी हालत में उन्हें आगे बढ़ने के अलावा कोई भी दूसरी ऑप्शन नहीं थी और फिर आखिर में इनकी अंडर वाटर स्कूटर भी मेल फंक्शन कर जाती है। एक होपलेस सिचुएशन। तीनों आदमी डिकम्प्रेशन सिकनेस के कारण धीरे धीरे डाइव कर रहे थे। सरफेस पर जाने के लिए सभी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। उम्मीदें खत्म होने लग रही थी क्योंकि रास्ते खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थी। काई के पास ऑक्सीजन की आखिरी सिलेंडर बची थी। पैट्रिक और वेसा भी ऑक्सीजन की कमी से सफर कर रहे थे। उतनी ऑक्सीजन में वो रास्ते कंप्लीट नहीं कर सकते थे। रात के 9 बज गए थे और फाइनली पैट्रिक केव के एंट्रेंस के पास पहुंच चुके थे। एक मुश्किल 8.5 आवर डाइव के बाद पैट्रिक पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था, लेकिन वो फिर भी केव के एंट्रेंस के पास बाकी टीम मेंबर के लिए रुकता है। वो कुछ खाने के लिए बैग में खोज ही रहे थे कि वो देखते हैं कि वेसा भी अपने हेडलैम्प से अंधेरे में रोशनी करते हुए निकल रहे हैं। 3 घंटे बाद रात 1 बजे काई भी प्लूरा केव एंट्रेंस के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो रास्ता बंद था। वहां दोबारा बर्फ जम चुका था। वो फिर भी बर्फ को किसी तरह से तोड़ देते हैं और बाहर निकल आते हैं। उन्होंने एक इनक्रेडिबल 11.5 आवर डाइव की उस चिल्ड वाटर में। इनके पास अब जरा भी एनर्जी नहीं बची थी। वो अपने वैन के पास जाते हैं, इंजन को चालू करते हैं, लाइट को ऑन करते हैं और वैन के फ्लोर पर कोलैप्स कर जाते हैं। दूसरी साइड से पैट्रिक और वेसा भी अपने कपड़े बदलकर वैन के पास आते हैं, तो वो देखते हैं कि वैन का इंजन ऑन है। और जब वो वैन के गेट को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं काई वैन के फ्लोर पर लेटा हुआ है। वो ठंड से कांप रहा है। तीनों कई दिनों तक हॉस्पिटलाइज रहते हैं और इतने दिन हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी वेसा को कंटिन्यू वॉकिंग में इशू आ रही थी। उसे अपने पूरे शरीर में एक मिस्टीरियस टिंगलिंग का एहसास हो रहा था। तीनों डाइवर्स वर्स्ट केस ऑफ एंजाइटी से सफर कर रहे थे। उनके लिए वो हॉरिबल एक्सपीरियंस को भुलाना नामुमकिन था। हादसे की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी और नॉर्वेजियन पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। दोनों जारी एच एंड जारी यू उस हॉरिबल इंसिडेंट में मारे जा चुके थे। उनकी फैमिली को किसी तरह से भी उनकी बॉडी चाहिए थी। दोनों के रेस्क्यू के लिए लोकल अथॉरिटी के डाइवर्स केव में जाते हैं, लेकिन अंदर की सिचुएशन वैसे ही डिफिकल्ट और डेंजरस था। डाइवर्स अंदर जाकर हार मान चुके थे और वो बॉडी को वहीं छोड़कर वापस आ जाते हैं और अब नॉर्वेजियन पुलिस उस केव को हमेशा के लिए बंद करने का सोच रहे थे। इस पॉइंट तक पैट्रिक जारी की फैमिली से प्रॉमिस कर चुका था कि वो हर हाल में दोनों की डेड बॉडीज को बाहर निकालेगा। वो अपने कुछ एक्सपर्ट डाइवर दोस्त को कांटेक्ट करते हैं और उसमें से एक फेमस ब्रिटिश डाइवर भी थे, रिक स्टैंटन, जिसके बारे में मैंने थैम लंग केव ट्रेजेडी के वीडियो में बात की थी। और ये लाइकली था कि अगर वो लोग नॉर्वेजियन पुलिस से रेस्क्यू की परमिशन लेने जाएंगे तो उन्हें इस रेस्क्यू मिशन की परमिशन नहीं मिलेगी। तो वो इस ट्रिकी ऑपरेशन को केयरफुली प्लान करते हैं बिना वहां के लोकल अथॉरिटी को बताए हुए। 26 मार्च सभी यहाँ फुल प्रूफ रेस्क्यू स्ट्रेटेजी के साथ आए थे, जैसे कि वो स्ट्रेटेजिकली 2 दर्जन बेल आउट सिलेंडर्स प्लेस करते हैं पूरे केव रूट में सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, और इस तरह से पैट्रिक और सैमी दोनों के डेड बॉडीज को बाहर निकाल लेते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की सक्सेस स्टोरी रैपिडली शहर में फैल जाती है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट हुआ था, लेकिन फिर भी अथॉरिटी के द्वारा रेस्क्यू पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। इस ऑपरेशन के कुछ महीने बाद काई, वेसा और पैट्रिक एक दूसरे एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। वो तैयारी कर रहे थे हफ्तों के केव डाइविंग एक्सपेडिशन के लिए जो फ्रांस और स्पेन में होने वाली थी।